आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है कूलाम का नियम। मैं आज आपको कूलाम का नियम समझाने जा रहा हूँ। जिस तरह से कूलाम का नियम मैंने समझा है, कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसको समझाता हूँ। सन 1785 ईस्वी में चार्ल्स कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ये कूलाम साहब ने दिया था। पहले उनका स्टेटमेंट देखते हैं, फिर मैं उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करूंगा। स्टेटमेंट इस प्रकार से है, आप चाहे ऊपर के बारे में डिटेल दें या न दें बोर्ड एग्जाम में, लेकिन यहाँ अगर आपको इसकी डिटेल देनी है तो यहाँ से इसके स्टेटमेंट को यहाँ से शुरू करेंगे। इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख सकते हैं, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच। यहाँ पे एक वर्ड आया है बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का मीनिंग ये है कि ऐसा कोई भी आवेश जिसका आकार दूरी के सापेक्ष नगण्य हो या जिसका वैद्युत क्षेत्र किसी दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करता हो। मीन्स ये है कि कोई भी ऐसा बिंदु आवेश जिसका वैद्युत क्षेत्र दूसरे बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र को न तो बढ़ाता हो न घटाता हो, तो उसे क्या कहेंगे? बिंदु आवेश कहेंगे। एक वर्ड यहाँ देखेंगे आप, वैद्युत बल। ये क्या कहता है? वैद्युत बल। वैद्युत बल से मीनिंग ये है कि यहाँ दो प्रकार के बल हो सकते हैं। पहला बल ये हो सकता है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या हो हमारा, वो प्रतिकर्षण का हो, या विपरीत आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या हो हमारा, आकर्षण का हो। इनके बीच जो आइडेंटिकल चार्ज होते हैं, एक जैसे आवेश होते हैं, उनके बीच लगने वाला बल कैसा होता है? प्रतिकर्षण का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिपल्सिव फोर्स बोलते हैं। और अपोजिट चार्जेस के बीच लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं। तो अब इसके स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ परिमाण लिया गया है। परिमाण इसलिए लिया गया है कि हम इसमें चार्ज है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। ये सब सिचुएशन हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, उनके बीच दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ एक फिगर ड्रॉ की है, जिसमें दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 लिए हैं। दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर, मीडियम यहाँ लेना पड़ेगा वायु या निर्वात। हम शुरू में पहले वायु या निर्वात के लिए देखते हैं। दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हैं, वायु या निर्वात में स्थित हैं। दोनों के लिए दूरी r कंसिडर की गई है। इनके बीच का माध्यम वायु या निर्वात लिया गया है। तब कूलाम के नियम से पहले स्टेटमेंट के अनुसार ये कहता है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहाँ पे ये जो दो लाइन हमने खींची है, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मोड बोलते हैं, विच इंडिकेट द मैग्नीट्यूड वैल्यू, जो परिमाण को दर्शाती है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि उनके बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप देख रहे हैं F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों को एक साथ अगर ले लिया जाए तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें F समानुपाती मॉडुलस Q1 Q2/r², या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F = स्मॉल k Q1 Q2/r²। वेयर k, स्मॉल k क्या है, इसके बारे में बात करते हैं स्मॉल k के। तो स्मॉल k यहाँ हमें बताएंगे स्मॉल k की वैल्यू है क्या, ये देखना पड़ेगा हमें सबसे पहले कि स्मॉल k, जहां स्मॉल k एक समानुपाती नियतांक है, जिसका मान माध्यम मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। भाई दोनों आवेशों के बीच का माध्यम क्या है, इस बात पर डिपेंड करेगा, और इसकी मात्रक पद्धति क्या है। मैं इसको अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा, आप भी कोशिश कीजिए कि इसको किस तरीके से समझा जाता है। SI या MKS पद्धति में k का प्रायोगिक मान जो होता है, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होती है इसकी SI पद्धति में, वो होती है, कैलकुलेशन के बाद आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर² कूलाम स्क्वायर होता है। अतः समीकरण 1 से हम जहां k लिखा हुआ है, k को रिप्लेस कर देंगे 9 × 10⁹ मॉडुलस Q1 Q2/r², इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरी इक्वेशन किसकी आएगी? ये दूसरी इक्वेशन आएगी कूलाम्स के
नियम की। अब दूसरा पॉइंट है इसका सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में के का मान हम देखेंगे। सीजीएस पद्धति में के का मान आता है एक्सपेरिमेंटली 1 होता है। के का प्रायोगिक मान कितना होता है? 1 आता है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में के को रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो हमारा फोर्स ऑफ 4 एयर हमारा क्या होगा? मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 3 है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये सब दीज आर ऑल इक्वेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, सभी कूलॉम के नियम की समीकरण हैं। अब आगे के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आगे हमारे बहुत सारे आर्टिकल हैं, बहुत सारे आर्टिकल कराने पड़ेंगे हमें, जिसमें एक टर्म ली जाएगी जिसे हम आर्बिट्रेरी टर्म बोलते हैं। सुविधानुसार, सुविधा के लिए समानुपाती नियतांक के को एमकेएस पद्धति में निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिएगा, के की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, विच इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू को रख कर कैलकुलेट किया जाए तो वो वैल्यू इसके इक्वल आएगी। बताता हूँ, बाद में बताऊंगा कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप ना करें प्लीज। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? जहाँ एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की क्या कहते हैं? वैद्युतशीलता कहते हैं। ये जो यहाँ छोटा सा साइन आप देख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। अब समीकरण 1 को दोबारा से लिखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ F इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod of Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ये चौथी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की टर्म में ये चौथी इक्वेशन है। अब हम नेक्स्ट अभी देखते हैं इसका नेक्स्ट पेज। चौथा पॉइंट है, यदि दोनों आवेशों के बीच कोई प्रावैद्युत पदार्थ, यदि दोनों आवेशों के बीच कोई प्रावैद्युत पदार्थ यानी कि इंसुलेटिंग मीडियम रखा हो, जैसे हम कागज रख दें, मोम, जल, प्लास्टिक, रबर, कुछ भी रख दें ऐसा, तो होता क्या है, इनके रखने से दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे, अगर दोनों आवेशों के बीच कोई प्रावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो उसके लिए फोर्स कम होगा, और वो कम कितना होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि के की वैल्यू कितनी है। इस के को क्या बोलते हैं? नियतांक बोलते हैं, माध्यम का प्रावैद्युतांक। क्या बोलते हैं इसको? माध्यम का प्रावैद्युतांक। और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होती है, क्योंकि 1 वायु या निर्वात के लिए मानी गई है। इसे माध्यम का प्रावैद्युतांक कहते हैं। ये 5 इक्वेशन है, ये आपके कूलॉम्स लॉ की 5 की 5 इक्वेशन है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा वर्ड हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जिनको हम क्लियर करते चलेंगे, कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड है। नंबर फर्स्ट है, दोनों आवेशों के बीच बलों में अनुपात। अगर कोई आपसे कहने लगा कि दो आवेश लिए हैं, चाहे एक आवेश कम हो दूसरा ज्यादा हो, या दोनों आवेश बराबर हो, तो उनके बीच बलों का अनुपात 1 ही होगा, यानी कि 1:1 होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्प पे क्वेश्चन आया हुआ था। नंबर 2, दोनों आवेशों के बीच बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश होगी। 3 सिचुएशन मैंने यहाँ क्रिएट की हैं। ये पॉजिटिव चार्ज दोनों आवेशों को मिला दीजिए, इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो इसकी रेखा के अनुदिश होगा। नेगेटिव चार्ज के लिए दिखाया हमने, नेगेटिव चार्ज के लिए भी ये अनुदिश होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो आपने लाइन ली है, ये लाइन के जोड़ने के अनुदिश होता है। ये तीनों सिचुएशन है इसकी, कि जो फोर्स है ऐसे सिचुएशन में कैसा फोर्स कहलाता है, वो सेंट्रल फोर्स कहलाता है। ऐसे सिचुएशन में फोर्स को क्या कहते हैं बेटा? सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल कहते हैं। इसके बाद ये काम का पॉइंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना था एक बार। यदि दोनों आवेशों के बीच धातु की एक चादर रख दी जाए, यदि दोनों आवेशों के बीच धातु की एक चादर रख दी जाए, मेटल सीट रख दें, या दोनों आवेशों को किसी चालक तार पर ले लें या उन पर रख दें, तो इनके बीच बल 0 होगा। यानी कि दोनों आवेशों को अगर किसी धातु की चादर पर हम रखते हैं तो इनके बीच लगने वाला बल 0 होगा। रीजन क्या है कि इसके लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मान कितना होता है? अनंत होता है।
धातुओं के लिए k का मान अनंत होता है। और k की वैल्यू अगर हम इक्वेशंस में रख देते हैं, अगर k की वैल्यू हम कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन में रखते हैं। किस इक्वेशन में, यहाँ ये इक्वेशन है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसका मान है, ये F है। जो माध्यम के लिए फोर्स निकालते हैं दो चार्जेस के बीच में, तो k की वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी रख देते हैं। तो हम लोगों को मालूम है कि जब ये वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी टोटल इतने की, इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹, और इसकी वैल्यू k की क्या होगी, इनफाइनाइट मल्टीप्लाई Q1 Q2 डिवाइड ओवर R स्क्वायर। और मैथमेटिकली हम जानते हैं कि 1/∞ क्या होता है, 0। तो 0 ये क्या कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई Q1 Q2 डिवाइड ओवर R स्क्वायर। हम लोगों को मालूम है कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर क्या होता है, 0। तो ये बात याद रखने की है कि यदि दो आवेश किसी चादर पर हो, मेटेलिक सीट पर हो, धातु की चादर पर हो, या किसी चालक तार पर हो, तो इनके बीच बल का मान क्या होता है, 0 होता है। नंबर 4, वैद्युत बल एक संरक्षी बल है या केंद्रीय बल होता है। ये वाला पॉइंट 4 किससे रिलेटेड है, हमारे पॉइंट नंबर 2 से रिलेटेड है, क्योंकि फोर्स जो है ना दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर होता है, इसी वजह से नाम दिया गया है केंद्रीय बल या संरक्षी बल। 5वां पॉइंट है, यह नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, यानी कि स्थिर दो आवेश अगर विराम में हैं, रेस्ट में हैं, तो उनमें ये बल, वहां पर ये नियम लागू होगा, और बिंदु आवेशों के लिए लागू होगा। ये नियम एक स्थान पर और लागू हो सकता है अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा हो, इस तरह से वृत्ताकार कक्षा में ये क्या कर रहा हो, घूम रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये लागू होता है। आई होप ये आपका कूलाम्स लॉ क्लियर होगा। मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, आगे की वीडियो में और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। भाइयों, मेरा चैनल नया है, आगे की वीडियो अपलोड होती जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, और मैं टॉपिक वाइज आपको नई वीडियो डालता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के बटन को दबा दीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिए प्लीज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड नाइट, शुभ रात्रि।